बेटा लास्ट क्लास में हमने सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट की एल्काइल हैलाइड की, दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है, SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। क्लियर? तो जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें 3 डिग्री की रिएक्टिविटी फास्ट होती है, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, तो जिसका कार्बोकेटाइन स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, वो फास्ट हो करेगा। बट SN2 में हमने देखा कि जो रिएक्टिविटी थी वो स्टेरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। रिसेंटेड SN2 का मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में होता है और कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। फाइन। और सॉल्वेंट की बात करें तो बेटा SN1 के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और SN2 में एज सच कोई भी सॉल्वेंट में SN2 हो सकती है। क्लियर? तो in today's lecture we are going to discuss second type of reaction of alkyl halide, that is elimination reaction. Clear? तो देखो elimination reaction जो होगी, second is elimination reaction। सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है उसको समझें। एलिमिनेशन का मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ एडिशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो एडिशन में क्या करते थे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड बनाते। अब यहाँ पे उल्टा करेंगे, एलिमिनेशन। एडिशन में ग्रुप ऐड करते थे, यहाँ पे ग्रुप को रिमूव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये ए और बी है, यहाँ पे आपने कोई रिएजेंट डाला और एलिमिनेशन कराया, लाइक दैट। तो अब एलिमिनेशन कैसे होगा, ये ए और बी जो है बेटा दो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, अब ये दोनों यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। एडिशन में सिग्मा से पाई बनते थे, एडिशन में क्या होता था, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता, एलिमिनेशन में उल्टा होगा। तो दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, लाइक दैट। दिस इज नोन एज एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन के अंदर एक और बात हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सैचुरेटेड सब्सटेंस है, सैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, अनसैचुरेटेड। क्लियर? तो इफ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एलिमिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला जो एलिमिनेशन होता है बेटा, इट इज ऑपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पे बात करें तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे सैचुरेटेड से। नेक्स्ट पॉइंट, सैचुरेटेड कंपाउंड gets converted into unsaturated compound after elimination. Noted? Next point, unsaturated compound. Next point, तो बेटा यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। देखो ये भी सिग्मा था, ये भी सिग्मा था, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। टू सिग्मा बॉन्ड will break to form one pi bond। दो सिग्मा बॉन्ड के ब्रेकिंग से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लास्ट पॉइंट याद रखना कि बेटा एलिमिनेशन का मतलब हो रहा है इस कंपाउंड में कुछ मॉलिक्यूल या फिर कोई कंपाउंड एलिमिनेट करना। इसका मतलब हमें यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी, हीट देंगे तभी एलिमिनेशन होगा। दैट मीन वी कैन से this elimination reaction are generally endothermic। इसका मतलब एंडोथर्मिक क्या होती है, जिनको हीट रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब यदि हाई टेम्परेचर पे है तो ज्यादा फेवरेबल होगा। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एलिमिनेशन। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एलिमिनेशन। तो बेटा ये तो एलिमिनेशन, किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन के की पॉइंट्स हैं। क्लियर? अब देखेंगे एलिमिनेशन किस तरह से हो सकता है। जैसे हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन सीखा, क्या मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, एक न्यूक्लियोफाइल आके दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। फिर हमने मैकेनिज्म का डिस्कशन किया कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, SN1 और SN2।
इसी तरह से ये किसी भी एलिमिनेशन के की पॉइंट्स हैं, सारे एलिमिनेशन इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ एडिशन, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना और एक पाई बॉन्ड बनाना है, और जनरली ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब देखो एलिमिनेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन 3 तरह से हो सकती है बेटा। फर्स्ट इज इवन एलिमिनेशन, इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमिनेशन होता है बेटा E2, E2 इज बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एक और एलिमिनेशन होता है E1CB, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसका रेफरेंस एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो E1CB इज एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेटेड बेस, क्लियर, एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेटेड बेस। एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेटेड बेस। तो अब 1 बाय 1 करके हम इनके मैकेनिज्म देखेंगे और किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, क्या इनमें सॉल्वेंट होंगे, कौन से रिएजेंट डालेंगे और किस तरह से हम प्रोडक्ट बनाएंगे, क्लियर। तो 1 बाय 1 करके वी विल कंप्लीट दिस। टेक ए स्क्रीनशॉट। टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बेटा ये एलिमिनेशन में याद रखना, प्रोडक्ट बनाते टाइम बहुत हेल्प करते हैं ये पॉइंट। 2 सिग्मा टूटेंगे और एक पाई बनेगा। चलिए लिखा सभी ने, तो पहले कुछ मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस E1 mechanism, unimolecular elimination. E1 is unimolecular elimination reaction. यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए तो बेटा E1 SN1, E2 SN2, इन दोनों में रिजेम्बलेंस है। जैसे SN1 रिएक्शन थी उसी से मैच करती है E1 रिएक्शन, और जैसे SN2 रिएक्शन थी उसी से मैच करती है E2 रिएक्शन, क्लियर। तो देखो क्या मैकेनिज्म होगा, पहले रिएक्शन देखें। एक जनरल रिएक्शन ली हमने, जैसे CH3 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 Br। यहाँ पे आपने रिएजेंट डाला बेटा मिथेनॉल, और ये डाल के हीट कर दिया, ये डाल के आपने हीटिंग की है। इफ वी टॉक अबाउट डिग्री ऑफ दिस एल्काइल हैलाइड, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, क्लियर, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब ध्यान से समझना कि एलिमिनेशन किस तरह से होता है, क्या एलिमिनेट होगा। देखो एल्काइल हैलाइड में बीटा एलिमिनेशन होता है बेटा, एल्काइल हैलाइड में बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन। इसको 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं, दिस इज नोन एज 1-2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना कि बेटा एक तो हैलोजन लगा है, दूसरा किसी भी बीटा कार्बन पे, देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे हैलोजन लगा होगा वो अल्फा, और उसके अगला वाला बीटा। तो देखो ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, लाइक दैट। तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे जो हैलोजन लगा है वो, और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, इन दोनों को यहां से अलग कर दो, तो 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो जहां से वो ब्रेक हुए वहीं पे मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3C CH3 CH2, एक हाइड्रोजन जा चुका है, यहाँ पे सिंगल था, अब देखो एलिमिनेशन हुआ है तो क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। दिस इज द प्रोडक्ट, क्लियर। Is it clear to all? Why we call this reaction as beta elimination? Because hydrogen is removed from beta carbon.
यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बीटा वाले कार्बन से रिमूव हुआ, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। कैन यू टेल मी ओवरऑल कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट हुआ? ओवरऑल इफ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूल, एक तो H है और Br है, तो ओवरऑल कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ? HBr। Got it? There is HBr elimination. Very good. यहाँ से सिर्फ Br नहीं हो रहा बेटा, HBr होगा। क्लियर? So there is elimination of HBr. Now हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, हैलोजन भी रिमूव हुआ, और जहां पे एलिमिनेशन होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा डी रिएक्शन। जैसे वाटर रिमूव होता है तो डीहाइड्रेशन, हैलोजन रिमूव होते हैं तो डीहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो डीहाइड्रोजिनेशन। तो इसको क्या कहेंगे? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। Isn't it? हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, हैलोजन भी रिमूव हुआ, so this reaction is also known as dehydrohalogenation reaction. Dehydrohalogenation reaction. Fine. अब ये तो हमने रिएक्शन का बेसिक डिस्कस कर लिया। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं ये क्लियर हुआ सभी को? And why we call it as dehydrohalogenation? Because there is removal of hydrogen as well as halogen. Clear? और 1,2 एलिमिनेशन क्यों कहा? क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड कार्बन से ही ग्रुप रिमूव हो रहे हैं। नाउ मैकेनिज्म पे आते हैं। इफ वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म, ध्यान से समझना बेटा, जिस तरह से SN1 होता है एग्जैक्टली उसी तरह से A1 होता है। ये भी 2 स्टेप होगा। स्टेप वन में यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। देखो CH3C, CH3 Br, CH3 Br, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं, यहाँ पे भी हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालते हैं। तो देखो कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा? ये हैलोजन इस मॉलिक्यूल को लीव करेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। लाइक दैट। क्लियर? नेक्स्ट, कैन यू टेल मी विच इज द स्लोवेस्ट स्टेप? ऑब्वियसली दिस स्टेप, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, तो जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बनेंगे वो स्टेप स्लो होगा। इसका मतलब ये स्टेप RDS हो गया। तो ये तो SN1 में भी था। नाउ स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 के अंदर एलिमिनेशन हो जाएगा। CH3Ca, CH3, ध्यान से समझना, CH2H। ये जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है, दिस इज नोन एज बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है ये अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से निकल जाएगा। ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो H+ की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, इसका मतलब H+ गया। फर्दर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब ये स्टेप फास्ट होगा। तो देखो क्या बना प्रोडक्ट? CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पहले से था, अब हाइड्रोजन निकल गया इलेक्ट्रॉन देके, तो डबल बॉन्ड बन गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ A1। Got it? So A1 is just similar to SN1. In step 1, carbocation intermediate is formed. In step 2, there is removal of hydrogen so that the product is formed. Clear? अब देखो बेटा E1 के important points की बात करें, if we talk about important points, कब E1 होगी कब E2 होगी, तो ये आपको पता चलना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, सबसे पहला रिएजेंट क्या होना चाहिए? E1 रिएक्शन के लिए रिएजेंट क्या होना चाहिए? देखें, E1 रिएक्शन के लिए रिएजेंट होना चाहिए बेटा वीक बेस। वीक बेस होगा तो E1 होगी। क्लियर? वीक बेस का मतलब H2O, CH3OH, CH3, CH2OH, लाइक दैट, ये सारे वीक बेस हैं। क्लियर? वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, दीज आर द वीक बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे E1 रिएक्शन के अंदर बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड।
ECS इज रिक्वायर्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो ही तो इस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तभी तो ये एल्काइल हैलाइड डिसोल्व होके कार्बोकेटाइन बनाएगा। अदरवाइज पोलर प्रोटिक नहीं होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन पाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। क्लियर? तो वीक बेस होना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और इसके अलावा देखो थर्ड पॉइंट, कितने स्टेप रिएक्शन है? इवन इज 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, तो इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट वन, अच्छा आपको बोला जाए कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स E1, एनीवन? यदि बात करें रेट ऑफ E1, ध्यान से समझना, रेट ऑफ E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड। जो E1 रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे SN1 याद करो, SN1 भी सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती थी, न्यूक्लियोफाइल पे नहीं करती। जिस तरह से SN2 एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती हैं, तो E2 भी दोनों पे डिपेंड करती है। क्लियर? तो बेटा आप एक चीज कॉमन देख पा रहे होंगे कि सारे पॉइंट SN1 के जैसे हैं। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट रिएक्टिविटी, यदि रिएक्टिविटी की बात करें तो बताओ सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होंगी? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री RX? सोचो सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होने चाहिए? 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री? एग्जैक्टली हियर 3 डिग्री विल बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा बेटा? कार्बोकेटाइन। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना फास्ट E1 रिएक्शन होगा। दैट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट 7th वन, इफ वी टॉक अबाउट RI, RBr, RCl, इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? एनीवन? देखो एलिमिनेशन आयोडाइड का हो रहा है, ब्रोमाइड का हो रहा है और क्लोराइड का हो रहा है। सबसे इजी एलिमिनेशन किसका होगा? आयोडाइड का, क्योंकि आयोडाइड वाला बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड है, इजंट इट? और क्लोराइड का एलिमिनेशन टफ होगा। क्लियर? so this iodides are more reactive than bromide and more reactive than chloride, like that. तो E1 से रिलेटेड बेटा ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट करें। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। लिखा सभी ने? चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम रिएक्टिविटी के करेंगे, फिर प्रोडक्ट। बहुत सिंपल चैप्टर है, जो क्लास में आपको कराया जा रहा है बेटा, एक एक लाइन का आप इम्पोर्टेंट समझें और एक एक लाइन को समझ के लिखें। कहीं भी डाउट आ रहा है तो जस्ट रेज योर हैंड। नेक्स्ट, राइट डाउन, कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स E1 रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन के टुवर्ड आपको रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है। क्लियर? तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। इस तरह से ये 3 ग्रुप है ना, 3 मिथाइल ग्रुप, दिस इज Br, दिस इज I एंड दिस इज Cl। सेकेंड क्वेश्चन, Cl, Cl, दिस इज Cl। बताइए ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन क्वेश्चन नंबर 1। फिर प्रोडक्ट का क्वेश्चन करेंगे। दिस इज क्वेश्चन ऑफ रिएक्टिविटी, which out of these three is most reactive?
तो बेटा डिग्री से नहीं होगा, ये तो एल्काइल हैलाइड से होगा, क्योंकि तीनों की डिग्री 3 डिग्री है, इजंट इट? तीनों की डिग्री क्या है? ऑल एल्काइल हैलाइड्स आर 3 डिग्री। देखो यहाँ पे भी ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, दिस इज ऑल्सो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, दिस इज 3 डिग्री। तो अब लिविंग ग्रुप से चेक करना पड़ेगा। आयोडाइड्स आर द बेस्ट लिविंग ग्रुप, bromide is weaker living group than iodide and chloride are the weakest living group। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? आयोडाइड का बॉन्ड वीक है, दिस इज वीक, इट कैन रीडीली किक्ड आउट, तो सेकंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, गॉट इट? फिर फर्स्ट, और क्लोराइड का बॉन्ड बेटा सबसे वीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो 2 1 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे करोगे? इसको आप लिख लेना, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर एलजी। क्लोराइड जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर एलजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब एक ही तरह की क्लोराइड्स हैं, isn't it? All chlorides are of similar kind, clear? तो अब कैसे चेक करेंगे? this one, this is 1 degree chloride, this one 2 degree and this is also 2 degree, clear? तो देखो बेटा 1 डिग्री सबसे लीस्ट होगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट अनस्टेबल होता है। अब आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड बताइए इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? सोचो, आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड विच इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव? सेकंड, सेकंड में ऐसा क्या है बताओ? रीजन, व्हाट शुड बी द रीजन? अच्छा, फर्स्ट वाले जिनका आंसर है फर्स्ट वाला, वो भी अपना रीजन बताएं। बेटा इवन में क्राउडिंग नहीं देखते, क्लियर? इवन में इट इज जस्ट लाइक SN1, so there is no relation with crowding, no ऑर्थो इफेक्ट। कहाँ पे आ गया ऑर्थो इफेक्ट? ऑर्थो तो बेंजीन पे लगता है, नो ऑर्थो इफेक्ट, नो क्राउडिंग। ऑर्थो बेंजीन पे लगता है और क्राउडिंग हम E2 और SN2 में देखेंगे। एनीवन? तो जो बहुत लॉजिकल, देखो बेटा जब यहाँ पे आप इवन कराओगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ पे जब इवन कराने जाओगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको याद है? 3 डिग्री, मोर देन 2, मोर देन 1। अच्छा, इसके अलावा याद करो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ी थी, इजंट इट? तो बताओ यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 4 अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर? इसमें काउंट करके बताओ खुद से। इन दिस केस फर्स्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? एनीवन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा कार्बन देखो, प्लस वाले का अगला वाला, इस पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2 बॉन्ड तो कार्बन से बना लिए, तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बने हैं। एग्जैक्टली, 3 इज करेक्ट, क्लियर? इसने 3 कार्बन से बना लिया, तो हाइड्रोजन से कितने बने? 1, तो इट कंटेन 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ किसका कार्बोकेटाइन स्टेबल हुआ? दूसरा वाला। तो इट इज, तो दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है, तो दूसरा वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा और पहला वाला कम होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ये समझ में आया सभी को? तो आप यदि कोई और सेक्टर से नहीं देख पा रहे तो हमें पता है कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बना के आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। सर बल्कि ग्रुप नहीं बेटा, यहाँ पे बल्कि ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर? बल्कि ग्रुप अगले वाले मैकेनिज्म में इफेक्ट करेगा। याद करो SN1 की रिएक्टिविटी कैसे देखी थी? कार्बोकेटाइन से, इजंट इट? SN2 की रिएक्टिविटी हमने देखी बल्कि ग्रुप से और क्राउडिंग से, मोर क्राउडिंग लेसर द स्पीड ऑफ SN2। इसी तरह से SN1 की तरह ही E1 की रिएक्टिविटी देखी जाती है कार्बोकेटाइन से, और इसके जो अगला वाला है E2, वहां पे हम स्टेरिक क्राउडिंग को प्रायोरिटी देंगे, क्लियर? अब
ये तो बात होगी बेटा रिएक्टिविटी की। अब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट की। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। CH3, यहाँ पे एक रूल पढ़ेंगे, नया रूल आएगा, दैट रूल इज गिवन इन एनसीईआरटी। इसमें आपने H2O डाल के हीट कर दिया, H2O डाल के हीट किया है। सेकेंड, चलो टेम्परेचर भी लिखते हैं 70 डिग्री और 80 डिग्री। सेकेंड, क्लोरीन, दिस इज C2H5OH, इथेनॉल डाल के आपने हीट कर दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन, दिस वन, Cl, अगेन इथेनॉल डाल के आपने हीट किया, फाइन। अब देखो बोर्ड पे बेटा, हमें पता है कि बीटा एलिमिनेशन होगा, ध्यान से समझना। इस ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ये भी बीटा तो ये भी बीटा, ब्रोमीन जहां पे लगा है वो अल्फा, और इसके रेस्पेक्ट में दो दो बीटा कार्बन है, दोनों के पास हाइड्रोजन है। यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है, ये 3 है, इसको मैं 2 लिख के हाइड्रोजन को ऐसे लगा रहा, दोनों के पास हाइड्रोजन है, क्लियर। तो बेटा कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, मान लो कि ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन निकालते हो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ब्यूटोइन बनेगा। ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन निकाल के आप बॉन्ड बनाते हो तो ब्यूट1इन बनेगा, गॉट इट। तो देखो दो प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH CH CH3, लाइक दैट। यदि आपने यहां से एलिमिनेशन किया, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH2, दिस वन, गॉट इट। पहले वाले केस में आपने यहां से एलिमिनेशन किया तो बीच में डबल बॉन्ड, दूसरे वाले में टर्मिनल पे डबल बॉन्ड। अब देखो कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, ये बेटा एक एनसीईआरटी में रूल गिवन है, दैट इज नोन एज सेटजेफ रूल और जेटसेव रूल। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालें इसी के कंटिन्यूएशन में, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल, या फिर इसी को हम कहते हैं जेटसेव रूल, सेटजेफ रूल और जेटसेफ रूल, क्लियर। तो देखो बेटा सेटजेफ क्या बताते हैं, सेटजेफ ये कहते हैं कि जब आप एलिमिनेशन कराओगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा जो स्टेबल होगा, और स्टेबल एल्कीन वो होती है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जिसपे ज्यादा ग्रुप लगे हो। देखिए ध्यान से, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है, ठीक, ये डबल बॉन्ड है, दिस इज डबल बॉन्ड, इसके इस तरफ भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इस तरफ भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका मतलब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, दैट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। यहाँ पे आए तो दिस इज एल्कीन, बट इस पे सिर्फ एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है, गॉट इट। तो सेटजेफ क्या कहते हैं कि वो एल्कीन बनेगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी, वो माइनर प्रोडक्ट होगा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी वो मेजर माइनर होगा, क्लियर। मोर सब्स्टिट्यूटेड विल बी मेजर एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड विल बी माइनर, क्लियर। तो इसको नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। राइट डाउन सेटजेफ रूल। According to this rule, according to this rule, according to this rule, during dehydrohalogenation, according to this rule, during dehydrohalogenation, the major product will be the more substituted alkene. The major product will be more substituted alkene. More substituted alkene, as it is more stable. As it is more stable. As it is more stable. ठीक है, बोर्ड पे आओ सभी। अब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, इस पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है।
जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है वो मेजर होगा, ये बेटा 50% से ज्यादा बनेगा, दिस इज मेजर, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है वो माइनस होगा। रोटेट, तो इसको कहते हैं बेटा सेट फ्रूट। तो वो एल्किन बनाना जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि वो स्टेबल होगी। अब यदि आपको पूछे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड स्टेबल क्यों है, हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो इसमें अल्फा डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, ये भी अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है काउंट करके बताओ जल्दी से, इस मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, एनीवन, जस्ट काउंट द हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, 3 यहां से और 3 यहां से मिलेगी, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6, वेरी गुड, तो इट इज 6 अल्फा हाइड्रोजन, बट लेस सब्स्टिट्यूटेड में हाइड्रोजन कम है, देखो इसके रेस्पेक्ट में सिर्फ यही अल्फा है, नो यहाँ पे 5 कैसे हुए बच्चे, ये अल्फा थोड़ी है, ये तो बीटा हो जाएगा ना, 2 इज करेक्ट, यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वोटेड, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो ये एल्कीन जो मोर सब्स्टिट्यूटेड थी उसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा बनेगी, इसके पास कम अल्फा हाइड्रोजन है, कम स्टेबल है, तो कम बनेगी। आगे बढ़े, देखें ये वाला, इस पे कोई भी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, देखो ये अल्फा कार्बन जहां पे हेलोजन लगा है, ये भी बीटा, तो ये भी बीटा, इजंट इट, यहाँ से हाइड्रोजन देखो कितने कितने हाइड्रोजन है बीटा पे, ठीक, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो बेटा यहाँ से निकालो हाइड्रोजन को या ऊपर वाले से निकालो, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, देखो दोनों केसेस में साइक्लोहेक्सिन बनेगा, चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे वाले कार्बन से बनाओ, लाइक दिस, तो यहाँ पे तो हॉफमान स्टेडजाफ रूल लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोथ आर डाई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ भी ग्रुप है तो यहाँ भी ग्रुप है, क्लियर, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। अगला वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसके मैं 2 प्रोडक्ट बना रहा हूं, आप खुद से बताएंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक, इसके रेस्पेक्ट में ये तो अल्फा हो गया जहां पे हेलोजन लगा है, ये बीटा, ये भी बीटा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और नीचे वाले पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा था, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, पहला प्रोडक्ट बना, ऊपर वाले से हाइड्रोजन निकाला था, और दूसरा प्रोडक्ट बना लाइक दैट, लाइक दैट, so can you tell me which is major product, very good, first one is the major product, पहला वाला जो है वो मेजर बनेगा, अगेन द रीजन बिहाइंड इट इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड इज द मेजर प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ये वाला कार्बन भी ऑक्यूपाइड है और इस कार्बन पे भी ऊपर की तरफ एक ग्रुप लगा है, इसकी बात करो तो यहाँ पे सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये और एक ऊपर वाला कार्बन, क्लियर, दिस इज मेजर व्हाइल दिस इज माइनर, रोटेट, तो 1-2 क्वेश्चन में होमवर्क लिखता हूँ इवन के, तो ये आप खुद से करेंगे, राइट दिस क्वेश्चन, बेटा इसमें मेजर माइनर दोनों बनाना, दिस इज होमवर्क, इथेनॉल C2H5OH डाल के आपने हीट किया, दिस इज Br, मिथेनॉल डाल के आपने हीट किया, नोट इट डाउन, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट C2 मैकेनिज्म। बताइए बेटा यहाँ पे कोई भी डाउट, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट जब प्रोडक्ट बनाओगे तब इसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं E2 मैकेनिज्म।
लिखा सभी ने? चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन. Next, write down second type of elimination. Second type of elimination is bimolecular elimination reaction. Bimolecular elimination reaction. इसको कहते हैं बेटा E2 reaction. This is known as E2 reaction. Then, अब देखो बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन में क्या होगा, ध्यान से समझ. होगा तो यहाँ भी एलिमिनेशन. दिस इज CH2H. यहाँ पे आप डालेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, वहां पे वीक बेस था, यहाँ पे हम डालेंगे स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. नाउ एक हैलोजन एक हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएंगे एंड एल्कीन विल फॉर्म CH3 CH CH2 लाइक दैट, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन एल्कीन. क्लियर? अब इसका मैकेनिज्म देखें तो इसमें किस तरह का मैकेनिज्म होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना. इफ वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म, तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा ये सिंगल स्टेप में होगी. इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. तो जैसे SN2 थी बिल्कुल वैसी की वैसी ये है. क्लियर? सिंगल स्टेप रिएक्शन. तो देखो क्या होगा. फॉर एग्जांपल RCH, दिस इज X और X, दिस इज X, दिस इज CH2 एंड दिस इज H. ठीक है, ध्यान से. अब बेटा इसके पास बेस आएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, इसके पास बेस आएगा, दिस इज बेस एंड फर्दर इट इज स्ट्रॉन्ग बेस. ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा. इस हाइड्रोजन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा. तो देखो एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा RCH, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बन रहा है. तो देखो बेटा ये बेस इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ देगा और ये हैलोजन साइड में हो जाएगा, मतलब यहां से चला जाएगा. तो देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा. दिस हाइड्रोजन इज लीविंग द मॉलिक्यूल, दिस हाइड्रोजन इज लीविंग मॉलिक्यूल, इसलिए डॉट डॉट. ये हाइड्रोजन बेस पे बॉन्ड बना रहा है इसलिए डॉट डॉट. ये हैलोजन भी यहां से जा रहा है, दिस इज अगेन पार्शियल बॉन्ड. फर्दर इसके अलावा कोई और बॉन्ड होगा, एनीवन? सोचो इसके अलावा और कोई बॉन्ड होगा जो बन रहा होगा. सोचो एलिमिनेशन में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड बनता है, सिंगल से मल्टीपल बॉन्ड. वेरी गुड मोमिना, बहुत बढ़िया. डबल बॉन्ड, वेरी गुड दिव्या. चलिए, तो ये डबल बॉन्ड बनेगा. क्लियर? तो इसको हम कहते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज ट्रांजिशन स्टेट. अब जिसको जाना होगा वो चला जाएगा और जिसको बनना होगा वो बन जाएगा. तो देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ से हैलोजन भी निकल गया और ये बेस इस हाइड्रोजन को लेके भी निकल गया. क्लियर? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शन. क्लियर? देखो याद रखना बेटा ये E2 जो होता है ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड फास्ट देती है. 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होंगे वो E2 रिएक्शन फास्ट देंगे. क्लियर? क्या होता है मैकेनिज्म के अंदर, एक ही स्टेप होगा, सिंगल स्टेप. बेस आके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, हैलोजन भी इस मॉलिक्यूल को लीव कर देगा. तो क्या कंडीशन बनी, बेस हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से निकल रहा है, हैलोजन भी इस मॉलिक्यूल को लीव कर रहा है और एक पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. क्लियर? अब देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ E2. फर्स्ट वन, सबसे पहला सिंगल स्टेप, हमने पहले भी लिख दिया, फिर से लिखें इसको, सिंगल स्टेप रिएक्शन. अच्छा बताओ कोई इंटरमीडिएट बन रहा है? नो, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा. याद है सभी को, जितने स्टेप होते हैं उससे एक कम इंटरमीडिएट बनता है. तो एक स्टेप है तो कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा. सिंगल स्टेप, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन.
नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है कि बेटा एक ट्रांजिशन स्टेप बनेगा। इस ट्रांजिशन स्टेप के अंदर जो एल्किन होता है इसको कहते हैं बेटा बेबी एल्किन। क्लियर? देयर इज वर्ड यूज फॉर दिस एंटी पेरीप्लेनर कॉम्प्लेक्स। दिस इज आल्सो नोन एज एंटी पेरीप्लेनर कॉम्प्लेक्स। और ये जो एल्किन बनती है इसको कहते हैं बेबी एल्किन। नेक्स्ट, अ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, a transition state is formed with partial double bond. Third point देखो, third point that is reactivity. If we talk about reactivity, अब यहाँ पे मैटर करेगा बेटा क्राउडिंग कम है या ज्यादा, क्योंकि इस बेस को क्राउडिंग पसंद नहीं है। तो याद रखना ये बेस उस तरफ जाएगा जहां पे क्राउडिंग कम होगी। इट शुड बी लेस क्राउडेड, इट शुड बी लेस क्राउडेड। यहाँ पे फैक्टर आएगा बेटा क्राउडिंग वाला। क्लियर? तो इफ वी टॉक अबाउट रिएक्टिविटी, इफ वी टॉक अबाउट रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो कैन यू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड? विच इज मोस्ट रिएक्टिव? सबसे ज्यादा कौन होगा? 1 डिग्री, 2 या 3 डिग्री? वेरी गुड, इट शुड बी 1 डिग्री विच इज लीस्ट क्राउडेड, दिस वन। अब हैलोजन में तो वही ऑर्डर रहेगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। फोर्थ देखो, फोर्थ जैसे आर आई है, आर बी आर, आर सी एल और आर एफ। तो सबसे जल्दी आयोडीन लीव करता मॉलिक्यूल को। आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, तो आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड एंड ब्रोमाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन क्लोराइड। अब देखो सबसे वीआईपी पॉइंट जो है बेटा रिएजेंट। क्या रिएजेंट काम में लोगे? रिएजेंट क्या काम में लेंगे P2 के लिए? दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपको पता कैसे चलेगा कि बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक? तो याद रखना बेटा एक ट्रिक है, कौन पे नेगेटिव, CON, CON, कौन पे नेगेटिव। कौन पे नेगेटिव का मतलब कार्बन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन पे यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, या बोर्ड में नहीं लिखें बेटा, ये एक ट्रिक है, इसको आप अलग से लिख लें। कौन पे नेगेटिव मतलब कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। यदि ये किसी पे है तो वो एक बेटर बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज CH3CH2O नेगेटिव, दिस इज Cl नेगेटिव, दिस इज NH2 नेगेटिव, एक्सेट्रा। क्लियर? देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 करेगा। कार्बन पे नेगेटिव है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, इट विल प्रोसीड आउट E2 रिएक्शन। एंड नाइट्रोजन पे यदि नेगेटिव है तो ये भी E2 करेगा। क्लियर? इसको लिखें, फिर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। इसको नोट करें आराम से। बेटा यहाँ तक बताइए, कोई भी डाउट है तो किसी को? एनीवन, एनी डाउट अप टू दिस? कोई भी पॉइंट नहीं? बेटा एलिमिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा तो नो डाउट सब्स्टिट्यूशन ही है। बोर्ड में भी आएगी तो एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स की आती है सब्स्टिट्यूशन। और एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ये दोनों आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं इनकी प्रैक्टिस। See, question number 1, compare the rate of E2. Compare the rate of E2 elimination. Question number 1, पहला कंपाउंड है आपके पास में, this one is chlorine at this carbon. Next,
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है बेटा इस पे क्लोरीन, एक और एग्जांपल, क्लोरीन एट दिस कार्बन। क्वेश्चन नंबर 2, bromine at this carbon, bromine at this carbon, and last one bromine at final carbon, bromine या क्लोरीन तो भी, ठीक है। बताइए which is most reactive in question number 1, 132, 132, very good. First is most reactive as it is 1 degree and least crowded, very good। फर्स्ट जो है ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, और ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है बेटा, A2 का जो सबसे कम क्राउडेड होगा वो फास्टेस्ट A2 शो करेगा, तो पहला वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद देखो 2 डिग्री थोड़ा कम क्राउडेड है, दिस इज थर्ड बॉक्स, थर्ड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, और दूसरा वाला 3 डिग्री है। देखो यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा भीड़ है, भीड़ इन द सेंस सबसे ज्यादा क्राउडिंग है, तो ज्यादा क्राउडिंग होगी तो A2 बहुत स्लो होगी, तो थर्ड 3 डिग्री इज द लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सिमिलर क्वेश्चन, फर्स्ट इज लेस एंड थर्ड इज मोस्ट, वेरी गुड। 3, 2, 1, ये 1 डिग्री है, लीस्ट क्राउडेड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज लीस्ट क्राउडेड। बेटा आप रीजन जरूर लिखें सबके, दिस इज 2 डिग्री moderately crowded and this is the most crowded, most crowded। तो बेस जो है वो एलिमिनेशन करने से पहले हिचकिचाएगा, क्लियर। तो थर्ड इज मोस्ट रिएक्टिव, देन सेकंड, देन वन, क्लियर। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कहीं कि बेटा सर आपने यहाँ पे 3 डिग्री लिखा है, 3 डिग्री तो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये 3 डिग्री नहीं है बेटा, ये थर्ड कंपाउंड है, क्लियर। इसको आप ऐसे लिखो, रोमन में लिखो 3, 2, देन 1, ताकि अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, क्लियर। तो थर्ड इज मोस्ट रिएक्टिव एज इट इज 1 डिग्री, डन। नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन, अब इसका आप प्रोडक्ट लिख के बताएं। CH3, 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 this is Br and this is NH2 negative, this is NH2 negative। सेकंड इसका प्रोडक्ट लिखें आप, सेकंड वन, फाइन। बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, सेकंड वाला यहाँ पे आपने डाल दिया, ऑक्साइड, हीट, हीट, व्हाट इज द प्रोडक्ट। फिर से बेटा नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, कौन पे नेगेटिव, मतलब कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे नेगेटिव, तो बताओ ये E1 करेगा कि E2, by which mechanism this reaction will proceed, E1 or E2, anyone? Very good, it should be E2 reaction, E2 elimination, elimination होगा but E2 होगा, क्लियर। याद रखना 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, E1 के लिए पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट जरूरी है, क्लियर, और E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस, तो E2 होगा। कैसे करोगे एलिमिनेशन, अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट, अल्फा कार्बन लिखा, बीटा कार्बन लिखा, बीटा वाले का हाइड्रोजन, अल्फा वाले का हाइड्रोजन, इसको अलग कर दो, और जहां से अलग करोगे वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH3, CH2, दिस वन, क्लियर। अब देखो ये भी E2 होगी, E2 होगी, देखो कैसे होगी, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटा दो तो ये बन जाएगा बेटा साइक्लो हेक्सेन मिथाइलेटिन, लाइक दैट। So this is methylene cyclohexane. Got it? Or any doubt? Any doubt?
बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? अल्फा कार्बन से हेलोजन हटाया और बीटा वाले से हाइड्रोजन, तो जहां से मॉलिक्यूल पे एटम्स रिमूव होंगे वहां पे मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब देखो बेटा, काफी बार प्रोडक्ट अनएक्सपेक्टेड बन जाते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि सेटजेप मोर सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट होगा। अब काफी जगह लेस सब्स्टिट्यूटेड भी मेजर बन जाता है। अब वो कौन सी जगह है, उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो है बेटा नीट और मेंस के अंदर एक्सेप्शन के आते हैं। क्लियर? तो देखो क्या एक्सेप्शन होगा। सी एक्सेप्शन, कब हॉफमान एल्किन बनेगा? एक और एल्किन होता है बेटा हॉफमान एल्किन। सबसे पहला रूल नंबर 1 एक्सेप्शन सोल्व करने के लिए, ये भी एक्सेप्शन नहीं है, इसको हम रूल में कर लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक्सेप्शन, व्हेन व्हेन लिविंग ग्रुप इज फ्लोरीन, यदि फ्लोरीन है तो बेटा हॉफमान एल्किन बनेगा। हॉफमान हॉफमान एल्किन विल फॉर्म, हॉफमान एल्किन विल फॉर्म। देखो ये हॉफमान क्या है? सेटजेप का जस्ट ऑपोजिट। सेटजेप ये कहते थे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड मेजर होगा, हॉफमान ये कहते हैं कि लेस सब्स्टिट्यूटेड मेजर होगा। क्लियर? तो देखो फॉर एग्जांपल ध्यान से, CH3 CH2 CHF CH3 and this is CH3 CH2O negative and this is C। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? दोनों लिख रहे हैं, यहां से और यहां से एलिमिनेशन करोगे तो बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और दूसरा बनेगा बेटा टर्मिनल पे डबल बॉन्ड, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। क्लियर है सभी को? ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे तो बीच में आएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे तो टर्मिनल पे आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना कौन सा मेजर होगा। रीड दिस लाइन, व्हेन लिविंग ग्रुप इज फ्लोरीन, यदि फ्लोरीन निकल रहा है तो हॉफमान एल्किन मेजर होगा, हॉफमान एल्किन मेजर होगा। याद रखना बेटा इस बात को, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी निकले सेटजेफ बनेगा, बट यदि फ्लोरीन निकलेगा तो हॉफमान एल्किन मेजर बनेगा। तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड मेजर हो जाएगा बेटा, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला मेजर हो जाएगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला माइनर हो जाएगा, लाइक दैट। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड था, दो दो जगह पे ग्रुप लगे थे, और ये लेस सब्स्टिट्यूटेड था क्योंकि एक ही जगह पे ग्रुप था। मोर सब्स्टिट्यूटेड स्टेबल होता है ऑल्दो, बट स्टिल इन दिस केस व्हेन फ्लोरीन इज लीविंग द मॉलिक्यूल इट इज माइनर। एक तो ये है और एक दो जगह और हैं, उनको देखते हैं। एक और एक्सेप्शन है, उसको भी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से देखिए। क्लियर? तो बेटा ये एक्सेप्शन वाले काफी वीआईपी केस होते हैं, इसको आप स्टार मार्क करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट दूसरा एक्सेप्शन कहाँ पे मिलेगा आपको? जहां पे बेस बल्कि होगा बेटा, व्हेन बेस और लिविंग ग्रुप, ध्यान से समझना। सेकंड एक्सेप्शन का दूसरा केस, व्हेन लिविंग ग्रुप और बेस आर बल्कि, बहुत बड़े बेस होंगे। जैसे इसको भी एग्जांपल से समझो, जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH Br CH3, बट जो आपने बेस डाला है बेटा ये इससे बड़ा बेस कोई नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा बड़ा बेस है, दिस इज बल्कि बेस, लाइक दैट। इट इज टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। अभी तक हमने बेस जो बनाए वो छोटे छोटे थे, एंड दिस इज बल्कि बेस। ये बल्कि बेस क्या करेगा? ये भी हॉफमान एल्किन बनाएगा। क्लियर? अब देखो एलिमिनेशन प्रोडक्ट, यहां से हाइड्रोजन हटाओ या फिर यहां से हाइड्रोजन हटाओ, तो बनना ब्यूट 2 इन है और ब्यूट 1 इन है। So this is CH3 CH CH CH3 and this is CH3
CH2 CH CH2। बताओ विच इज मेजर प्रोडक्ट, फर्स्ट और सेकेंड? व्हेन लिविंग ग्रुप और बेस आर बल्कि, कोई भी या तो लिविंग ग्रुप बहुत बड़ा हो या फिर बेस बड़ा हो तो हॉफमान एल्किन बनता है मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? तो सेकंड वन, दिस इज हॉफमान, लेस सब्स्टिट्यूटेड इज द हॉफमान एल्किन। तो यहाँ पे मेजर बनेगा बेटा लेस सब्स्टिट्यूटेड, ये वाला, और माइनर बनेगा ये वाला, लाइक दैट। गॉट इट? तो यदि आप ZF लगाते तो आंसर ये मेजर आता, क्योंकि इस पे दो सब्स्टिट्यूटेंट है। दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड। इसको कहते हैं ZF एल्किन, जो ZF रूल से मेजर बनती है। दिस इज ZF एल्किन, ZF एल्किन। और लेस सब्स्टिट्यूटेड जो हॉफमैन रूल से बनती है, हॉफमैन एल्किन, ZF एल्किन और हॉफमैन एल्किन। क्लियर? तो हॉफमैन एल्किन याद रखना बेटा, वो एल्किन होती है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है। देखो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है। क्लियर? अब देखो कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो दीज आर होमवर्क फॉर यू, इनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। दिस इज फ्लोरीन, फ्लोरीन, एंड दिस इज मिथॉक्साइड विथ H, सेकेंड, सेकेंड, this is chlorine with tertiary butoxide, like that। इनको लिखें। और बेटा कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइए, एनी डाउट अप टू दिस। ये समझ पाए बेटा एक्सेप्शन कैसे लिखते हैं, हाउ टू डील विद एक्सेप्शन व्हेन वी हैव टू राइट हॉफमैन एंड मेजर एंड व्हेन वी हैव टू राइट ZF मेजर। तो यदि नॉर्मल केसेस हैं तो वहां पे बेटा ZF एल्किन बनेगी मेजर प्रोडक्ट के तौर पे। मेजर माइनर बता दो एक बार फिर से। एक्सेप्शन फॉर बोथ E1 E2, यस, एक्सेप्शन फॉर बोथ। रिपीट दिस एग्जांपल। ठीक है, देखो बेटा अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए, चाहे E1 या E2 की बात करें, तो वहां पे हमने या तो क्लोरीन को निकाला या ब्रोमीन को निकाला या आयोडीन को अलग किया। बट जब फ्लोरीन आए, तो हॉफमैन एल्किन बनता है मेजर प्रोडक्ट के तौर पे। ZF एल्किन भी बनेगा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, बट वो माइनर हो जाएगा। देखो फ्लोरीन आया तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द बेस, वीक डालो, स्ट्रॉन्ग डालो, E1 E2 कुछ भी कराओ, फ्लोरीन है तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, ZF ने बताया, बट ये माइनर हो जाएगा सिर्फ फ्लोरीन के केस में। और लेस सब्स्टिट्यूटेड मेजर हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ ZF। फाइन। इसमें देखो जब लिविंग ग्रुप यदि यहाँ पे कोई बड़ा सा ग्रुप निकलता, या फिर बेस, ये बेस है, दिस इज द बेस, दिस इज विच टाइप ऑफ बेस, दिस इज बल्की बेस। इतना बड़ा ग्रुप लगा यहाँ पे, यदि बल्की बेस हो तो भी हॉफमैन एल्किन मेजर बनेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो हमने इसके दोनों एल्किन बना ली, यहाँ से निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इन दोनों को एलिमिनेट किया तो 1 ब्यूटेन। क्लियर? अब देखो बेटा मोर सब्स्टिट्यूटेड तो ये है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस दो वैलेंसी है, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिर्फ एक ही ग्रुप है, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। बट अभी क्या डिस्कस किया, जब फ्लोरीन निकले या फिर कोई बल्की बेस हो तो लेस सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको हम हॉफमैन एल्किन कहेंगे। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड इज हॉफमैन एंड दिस इज मेजर केस, मेजर एल्किन, बिकॉज आवर बेस इज बल्की। बताइए, इज इट क्लियर? फाइन। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा बेटा। एक और लिख लो, CH3 CH2 Cl CH2 CH3। अच्छा मैकेनिज्म जरूर लिखना, E1 हुआ कि E2। यहाँ पे हमने इथेनॉल डाल के हीट किया, और चलो ठीक है, ठीक है स्क्रीनशॉट।
फाइन, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस